हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। मैं मेघा यादव आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन हमारा जो खास रहने वाला है वो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो झारखंड पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए हम लोग आज नई यूनिट लेके आए हैं जो आपके सिलेबस की यूनिट नंबर 4 है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, इस यूनिट को हम लोग पूरी यूनिट को सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और ये पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे कि आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो कंप्लीट कोर्स भी आप जाके परचेज कर सकते हो हमारे ऐप पर, जहाँ पर आपको सिर्फ इस यही यूनिट नहीं, इस यूनिट के साथ साथ बाकी सभी यूनिट के भी आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है, तो आप वो सभी स्टूडेंट्स जो इन बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, आप हमारे ऐप पर जाकर इस कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हो। ऐप का लिंक अफेयर्स विद बिजनेस डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, और अगर आप लोगों को और जानना हो तो डिटेल्ड वीडियो भी हमारे चैनल पर है, एक झारखंड पीजीटी कोर्स के बारे में, कंप्लीट कोर्स के बारे में, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं इसी के साथ। टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन और हम इसी को सबसे पहले समझेंगे। आज की क्लास एक तरीके से आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास रहने वाली है, ताकि आपका एक बेस प्रॉपर बन जाए और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस होता क्या है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस के मीनिंग को समझेंगे, मगर मीनिंग समझने से पहले, इसका मतलब समझने से पहले, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या और ये कॉन्सेप्ट आया कब। ठीक है, क्यों इसको एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये कॉन्सेप्ट आया कब, क्यों कॉन्सेप्ट आया। देखो, सबसे पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को पता है ना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से सुनना कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। इनिशियली तो हमको तीन ही बताए गए हैं, क्या, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, अब लैंड, लेबर, कैपिटल तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो सभी फैक्टर्स जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मेन क्या है हमारे, लैंड, लेबर और कैपिटल। मगर प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा नहीं हुआ है, अगेन बियर विद माई हैंड राइटिंग प्लीज। ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या हुआ था, जो मेन सोर्स था, मेन फोकस था इंडिया में, वो किस पे था, एग्रीकल्चर पे था। किस पे फोकस था, मेन एग्रीकल्चर पर फोकस था पूरा का पूरा। ठीक है, मगर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जिसके बाद इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट हुआ। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आने लगी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को आसान करने के लिए। पर यूनिट कॉस्ट को टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से काफ़ी कम किया गया। मगर टेक्नोलॉजी का एक असर ये भी हुआ कि वो सभी वर्कर्स जो अपने ही घर में और अपने ही टूल्स को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस कर रहे थे, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे थे, उनका जो ये बिजनेस है, उनका जो ये काम है, वो बंद हो गया था। ठीक है, और यहाँ शुरू इंट्रोड्यूस हुआ था आपका फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि एक थे आपके ओनर, जिसमें क्या होता है, एक थे आपके ओनर और एक थे आपके वर्कर्स। देखो, ये क्यों मैंने अलग अलग बताया। फैक्ट्री सिस्टम में क्या हुआ, ओनर तो वो होते हैं जिनका पूरा बिजनेस है, ठीक है, जिनका पूरी प्रेमाइसेस है, लैंड उनकी है, कैपिटल उनकी है, मशीनरी वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा सामान सब कुछ उनका है, आप ये मान लीजिए। ठीक है, इनको कहा जाता है कैपिटलिस्ट क्लास। दो क्लास में डिवाइड किया गया, इसे कहा जाता है कैपिटलिस्ट क्लास, और वर्कर्स को कहा जाता है वही वर्कर क्लास। ठीक है, वर्कर्स को कहा जाता है वर्कर क्लास। अब जो ये ओनर्स हैं, उनका पूरा क्या कहते हैं, राइट है, उनकी ओनरशिप है, उनकी प्रेमाइसेस है, उनका लैंड है, उनकी मशीनरी है।
वर्कर्स जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओनर्स के लिए क्या करते हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में इनिशियली क्या था, ओनर्स जो हैं, कैपिटलिस्ट जो क्लास जो है वो क्या है, वो ज़्यादा पावरफुल थी। वो क्या है, वो ज़्यादा पावरफुल, और वर्कर्स की नीड्स को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है, मगर उसके बाद क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपने देखो मैनेजमेंट पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ से ही आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा। मैनेजमेंट में आप लोगों ने क्या देखा कि कैसे डिफरेंट प्रिंसिपल्स आए, गिलबर्ट ने अलग काम किया, गिलबर्ट ने अलग कॉन्सेप्ट्स दिए, हॉथरॉन मोटिवेशनल थ्योरीज आई, और इन सभी थ्योरीज, टेलर, फ्योल, इन लोगों ने काम किया। इन लोगों ने क्या बताया, जब इनकी थ्योरीज को पढ़ा गया तो और क्या रियलाइज़ हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो लोग हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनकी अगर नीड्स फुलफिल होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइजेशन हुआ कि वर्कर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, तो क्या होता है, तो फाइनली आपका बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो क्या एक कॉन्सेप्ट आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, देखो जो एच आर जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है आपका, वो पहले का कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन से। और HRM जो है वो एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आप ये कह लीजिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, HRM का एक पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट है उसका, एक टॉपिक है HRM का। क्लियर है, तो इन सभी दिक्कतों को, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो काम हुआ कि एग्रीकल्चर था, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर टेक्नोलॉजीज़ की वजह से वर्कर्स के यहाँ काम बंद हुआ, फिर फैक्ट्री सिस्टम आया, हमारी दो क्लास इंट्रोड्यूस हुई, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास। और अभी भी हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास। तो कैपिटलिस्ट क्लास क्या थी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करती थी। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइजेशन हुआ कि वर्कर क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो फाइनली आपका एक कॉन्सेप्ट आया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की काफ़ी सारी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, मगर उसमें से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये उन सभी लोगों के साथ डील करती है, ये उन सभी लोगों के साथ डील करती है जो इंडस्ट्री का बेस होती हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है उसको पॉसिबल कौन करता है, वो लोग जो उसके लिए काम कर रहे हैं, वो लोग जो उसके लिए काम कर रहे हैं। अ क्लास ऑफ पीपल दैट मेक थिंग्स टू हैपन, दैट मेक्स थिंग्स टू हैपन। ठीक है, अब देखो, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या बात करता है, वो सभी लोग जो इंडस्ट्रीज में हैं, ठीक है, उनके साथ के कैसे रिलेशंस हैं, उनके साथ एक इंडस्ट्री के, ऑर्गेनाइजेशन के कैसे रिलेशंस हैं। देखो, it is the process by which people and their organization interact at the place of work to establish the terms and condition of employment। ये एक कैसा प्रोसेस है जहाँ पर लोग और ऑर्गेनाइजेशन, लोग और ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को लेके इंटरैक्ट करते हैं। वर्कर क्लास कह लीजिए, वर्कर क्लास हमने पढ़ा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, वो क्या करती है, वो अपनी कंडीशंस रखती हैं कि हम इतने वेज पर काम करेंगे, हमें ये फैसिलिटीज़ चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंडीशंस रखती है कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी क्या डिमांड है। तो ये रिलेशंस, ये जो इंटरेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसे कहा क्या क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसे कॉमनली कैसे क्या क्या कह के डिनोट करते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशंस इन बोथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में भी। क्लियर है, इसको हम लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस भी बोलते हैं और लेबर रिलेशंस भी बोलते हैं। इसको हम लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस और लेबर रिलेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेबर रिलेशंस का फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या है, क्यों है, जो इंटरेक्शन होता है पीपल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, एम्प्लॉय वो पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं,
ठीक है, उनके बीच में उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब हम इसको और थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। देखो, सबसे दूसरी बात देखो, इट रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियंस, मैनेजमेंट, वर्क्स एंड यूनियंस एंड बिटवीन वर्क एंड वर्कर्स। ठीक है, ये उन सभी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप को इंक्लूड करता है जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की साइड से उनके पॉइंट्स को रखती है और एक हेल्दी रिलेशनशिप, स्मूथ फंक्शनिंग को एंश्योर करती है। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के देखो मेन जो है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस। ठीक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए काम करती हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट कर सकती हैं। क्लियर है? इतनी बात फिलहाल समझ में आई। अब देखो, जैसे जैसे हम इसके पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे ना, जैसे फीचर्स पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा कि क्या है, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अब देखो, नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर्स, नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कह लीजिए, कि इसकी क्या खास बात है। ठीक है, क्या विशेषताएं हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की। देखिए, सबसे पहला है ये, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर इंटरैक्टिव। इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं? इंटरैक्टिव होते हैं। ये वैक्यूम में ये क्रिएट नहीं हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपके तभी, देखो, कोई भी रिलेशन, सिर्फ रिलेशन अगर आप लो तो कोई भी रिलेशन आपका कब क्रिएट होता है? इंटरैक्शन से। ठीक है, इंटरैक्शन से। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है कि वो वैक्यूम में, ऐसा नहीं है कि आप कहीं और है, इंडस्ट्रियल रिलेशन अपने आप ही क्या इमर्ज हो जाएंगे, नहीं। ये क्या होता है, ये कहाँ से आते हैं? आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस फॉर्म होते हैं एक इंडस्ट्रियल सेटिंग के अंदर। तो पहला फीचर क्या है? ये इंटरैक्टिव होते हैं। दूसरा फीचर है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर करेक्टराइज्ड बाय बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। ये याद रखना है बहुत अच्छे से। क्या करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस? क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट से भी और कोऑपरेशन से भी, दोनों की ही तरह इसको क्या किया जाता है? कैरेक्टराइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं बच्चों तो कोऑपरेशन होगा। इंडस्ट्री में कोऑपरेशन, हार्मनी अच्छी होगी, लोग मिलजुल कर काम करेंगे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी जिससे। मगर अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे कब नहीं होते, क्यों नहीं होते, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये समझिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस अगर अच्छे नहीं हैं तो कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स होंगे और कन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंडस्ट्रियल वर्किंग, इंडस्ट्रीज की जो वर्किंग है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस पर फोकस करता है? द फोकस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ऑन द स्टडी ऑफ द एटीट्यूड्स, relationships, practices, procedures developed by contending party to resolve at least minimize conflicts। ठीक है, क्या बात होती है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो पार्टीज भी काम करती हैं उनका मोटिव यही रहता है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ भी है तो उसे ख़त्म किया जा सके या फिर कम से कम लेवल तक उसको पहुंचाया जा सके। क्लियर है ये बात? तो पहली बात तो ये है कि ये इंटरैक्टिव होता है। दूसरा, ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों से ही कैरेक्टराइज किया गया होता है। तीसरा है, इट इज़ अ मैकेनिज्म, इट हैज़ अ मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड मेंटेनिंग स्मूथ फंक्शनिंग। पहले में पढ़ा हमने इंटरैक्टिव, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हुए। दूसरे में हमने पढ़ा दूसरे में हमने क्या पढ़ा? देखो, हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा कि वो कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों से ही करेक्टराइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ अगर अच्छे हैं तो कॉपरेशन होगा, मगर नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको सेटअप करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर बॉडीज, मैकेनिज्म सेटअप होते हैं, प्रॉपर बॉडीज हैं यहाँ पर जो उन डिस्प्यूट्स को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटअप करती है ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग बनी रहे। क्लियर है? ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग बनी रहे। इतनी बात क्लियर है फिलहाल के लिए आप लोगों को? ठीक है, फिलहाल बेस बनाइए, समझिए ज़रा ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ठीक है, इंटरैक्टिव होता है, कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों की ही तरह इसको कैरेक्टराइज किया गया है। इट हैज़ अ मैकेनिज्म, मतलब अपनी खुद की एक बॉडी सेटअप की जाती है जो इन डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करती है? सेटल डाउन करती है। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल। अब देखिए, industrial relations encompasses all such factors that influence behavior of people at work।
इंडस्ट्रियल रिलेशंस वो उन सभी एस्पेक्ट्स को, उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करता है जो पीपल हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया कर सकता है। उन सभी फैक्टर्स को इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड करता है। अब देखो, ये जो फैक्टर्स हैं आपके, ये 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है? ये 4 फैक्टर्स हैं और ये जो फैक्टर्स अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि ये एक तरीके से आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है कहीं न कहीं, जो हमें डिटेल में आगे चल के पढ़ना है, ठीक है? जैसे देखो, सबसे पहला है इंस्टीट्यूशन, सबसे पहला है आपका इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में क्या बात हो रही है कि दे इंक्लूड गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, ट्रेड यूनियंस, यूनियन फेडरेशन, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन, एसोसिएशन, गवर्नमेंट बॉडीज। मतलब इंस्टीट्यूशन क्या है? वो सभी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन में आपके काफ़ी सारे आ जाते हैं, ट्रेड यूनियंस आ गए, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन आ गया, गवर्नमेंट बॉडीज़ आ गई, लेबर कोर्ट्स आ गए जो डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए होते हैं, और वो सभी इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशन पहला होता है इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स। दूसरे होते हैं आपके करेक्टर्स, दूसरे होते हैं करेक्टर्स। करेक्टर्स में क्या पढ़ा जाता है, क्या मेनली देखा जाता है? इट एम्स द टू स्टडी द रोल ऑफ वर्कर्स, यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफिशियल्स। क्या किया जाता है? मेनली जो रोल है वर्कर्स का, यूनियन का, एम्प्लॉय फेडरेशन का, इंडस्ट्रियल ऑफिसर्स का, आर्बिट्रेटर का, जज ऑफ लेबर कोर्ट का, उन सब के रोल को स्टडी किया जाता है। किसमें? कैरेक्टर में। कैरेक्टर उनके रोल को स्टडी करेगा कि उनका काम क्या है, ठीक है? फिर आता है आपका मेथड। पहले हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए। अब उन इंस्टीट्यूशन में जो पोस्ट है उनके रोल क्या है, कैरेक्टर बताएगा। फिर आता है मेथड। मेथड क्या है? यहाँ पर ये फोकस किया जाता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स या कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो किस मेथड को फॉलो करते हुए आप उन कन्फ्लिक्ट्स को क्या करोगे, सेटल डाउन करोगे। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल। इन्हें कहते हैं हम मेथड्स। और चौथा जो आपका फैक्टर है वो है कंटेंट। चौथा फैक्टर क्या है? कंटेंट। और कंटेंट क्या इंक्लूड करता है? कंटेंट वो सभी मुद्दों को अपने अंदर इंक्लूड करता है जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस से रिलेटेड बात करते हैं, जैसे उनका पे कितना रहेगा, मॉनेटरी डिमांड्स क्या रहने वाली हैं वर्कर्स की, वर्कर को लीव कितनी मिलेगी, लीव विद वेजेस कितने मिलेंगे, हेल्थ और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसी हैं, इन सभी बातों को डिस्कस किया जाता है। क्लियर है? तो ये बनता है बच्चों आपको, ये है आपके 4 फैक्टर्स जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लाया गया, क्यों उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों उसके लिए इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं, इतने सारे फैक्टर्स इंक्लूड हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला है बच्चों, इट इस्टैब्लिशेस इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इट एस्टैब्लिशेस इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। देखो, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चों, हमने सबसे पहले पढ़ा है कैसे कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें हमने ये देखा था कि शुरू में वर्कर्स को कैसे यूज़ किया जाता था, टूल्स की तरह इन वर्कर्स को यूज़ किया जाता था, मतलब उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। क्लियर है? मगर जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कॉन्सेप्ट आया, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए, तो वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं आपका इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ये एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। कैसे? कि यहाँ पर वर्कर्स के अपने राइट्स होते हैं, वर्कर्स के अपने क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, और वो फ्री है अपनी प्रॉब्लम्स को रखने के लिए, अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। अगर उसे किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में दिक्कत हो रही है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को रखने के लिए फ्री है, ठीक है? डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनियंस हैं, जो स्पेशली उसकी प्रॉब्लम को ही हाईलाइट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सेटअप की गई हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी सेटअप होती है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से पहले नहीं थी। वर्कर्स को उनकी प्रॉब्लम, उनकी नीड को फुलफिल नहीं किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, मगर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंस है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन की। फिर आता है आपका, इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ा ही क्यों जाता है? ताकि जो रिलेशंस हैं, ताकि जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहें। और वो रिलेशंस कैसे अच्छे बने रहें कि लेबर साइड से या फिर मैनेजमेंट की साइड से अगर किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग या फिर कोई भी एटीट्यूड या फिर कुछ भी गलत होता है, कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनको सेटल डाउन करता है और ये इंश्योर करता है कि रिलेशंस अच्छे बने रहें, जिससे स्मूथ रनिंग हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो। और अगर स्मूथ फंक्शनिंग होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका, इट इम्प्रूव्स मोरल ऑफ द वर्क फोर्स। अगर आपके डिस्प्यूट्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और अगर डिस्प्यूट्स हुए भी हैं, वो सेटल डाउन कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉयज़ जो है मैनेजमेंट के, वो दोनों ही क्या है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ को यहाँ क्या मिला हुआ है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिला हुआ है। जब उनकी प्रॉब्लम्स ही सेटल डाउन कर दी गई हैं, तो उनको किस चीज़ की शिकायत होगी? और जब उनकी शिकायतों को पूरा कर दिया गया है, सॉल्व कर दिया गया है, तो वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। उनमें एक ये सेंस होता है कि हाँ, हमारी बात को सुनने के लिए कोई है, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो जिससे उनको क्या इंक्रीज होता है, मोटिवेशन, मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज़ और फुल एफिशिएंसी से काम करते हैं। नेक्स्ट है, इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ये इंश्योर करता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपके रिलेशंस, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जागती है। ठीक है, देखिए, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे आती है? देखो, क्या होता है जब डिस्प्यूट सेटल किए जाते हैं, तो देखा जाता है कि दोनों ही पार्टीज़ को एक ऐसे पॉइंट पर लाया जाता है कि वो उन दोनों का ही कॉमन इंटरेस्ट हो, जिस पे वो राज़ी हो जाए। ठीक है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। मगर जब डिस्प्यूट सेटल किए जाते हैं, तो एक ऐसे पॉइंट पर लाया जाता है कि दोनों ही क्या हो जाए, राज़ी हो जाएँ। तो मतलब मेन इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो मोटिव रहता है, वो ये रहता है कि जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का और जो गोल है एम्प्लॉय का, वो क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होता है इस केस में, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। वो जो रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका क्या करते हैं, फिर वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि कोई भी वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट है, इट डिस्करेजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस अनफेयर प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करता है बाय सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट यूनियंस। वर्कर के पार्ट पर भी और मैनेजमेंट के पार्ट पर भी अगर कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं, तो उनको इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो डिस्करेज करता है। नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट्स चेंज। इट फैसिलिटेट्स चेंज। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जब अच्छे होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव होते हैं मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिसीजन लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितना डायनेमिक है, कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ नई आती रहती हैं। तो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने अब डिसाइड किया है नई टेक्नोलॉजी को इम्पार्ट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उस चीज़ को अगर एम्प्लॉयज़ ही सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो चेंज जो है वो आसान हो जाता है। क्लियर है? तो ये हैं आपके कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखो, यही हमारा डिटेल में दिया हुआ है कि डिस्टैब्लिशेस इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि उनके जो राइट्स हैं वो उनको पता होता है कि क्या उनके राइट्स हैं, उनका एक्सप्लॉइट, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता है, वो दे आर फ्री टू रेज देयर प्रॉब्लम्स। क्लियर? नेक्स्ट है, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है, कि अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो इनकम ज़्यादा होती है, जो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। इम्प्रूव्स मोरल ऑफ द वर्क फोर्स, मतलब मोटिवेशन होता है, मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज़, उनको ज़्यादा ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है, हायर इनकम होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो अल्टीमेटली मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जिससे वो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि कोई भी वेस्टेज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये सभी तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करता है
मैनेजमेंट के पार्ट पर भी और यूनियन के पार्ट पर भी, ठीक है, वर्कर्स के पार्ट पर भी। और उसके बाद इट प्रॉम्प्ट्स इनेक्टमेंट ऑफ साउंड लेबर लेजिस्लेशन। देखिए, ये पॉइंट रह गया है आपको शायद, इट प्रॉम्प्ट्स इनेक्टमेंट ऑफ साउंड लेबर लेजिस्लेशन। ये क्या होता है इसमें, अब जो कुछ लेबर लॉज भी बनाए जाते हैं, लेबर लॉज बनाए जाते हैं जो लीगली एनफोर्सेबल हैं। और जो क्यों आए हैं, क्यों एनफोर्सेबल हैं, ताकि लेबर वेलफेयर, जो वर्कर्स हैं उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, किसी भी तरीके से उनके साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो और उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। क्लियर है। और इट फैसिलिटेट चेंज, ये हमने पढ़ा ही कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होते हैं तो कॉपरेशन होता है, हार्मनी होती है और एम्प्लॉय सपोर्ट करते हैं अगर कोई भी चेंजेस अडॉप्ट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्लियर है। तो ये सभी क्या है, हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्या है, इम्पोर्टेंस है। ये सभी क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के इम्पोर्टेंस है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे तो किस किस चीज़ों में वो कैसे कैसे हमारी मदद करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर है ये बात बिल्कुल। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कॉजेज मतलब किन वजहों से पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, पुअर किन वजहों से इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे नहीं होते। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि वो क्या वजह है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ रीज़न पढ़ेंगे कि इन वजहों से ये गिवन कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस ख़राब होते हैं। पहला है आपका एन इनटॉलरेंट एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट टूवर्ड्स द वर्कर्स ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की तरफ से, एम्प्लॉयर्स की तरफ से उनका जो एटीट्यूड है अपने वर्कर्स के लिए वो अच्छा नहीं है। वो एक कारण बनता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को ख़राब करने का। दूसरा है इनएडिक्वेट फिक्सेशन ऑफ वेज और वेज स्ट्रक्चर। मतलब एम्प्लॉयज़ को उनकी स्किल्स के बेसिस पर और वो जितना काम कर रहे हैं उनके बेसिस पर वेजेस प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम एम्प्लॉयज़ से करवाया जा रहा है और कम से कम वेजेस दिए जा रहे हैं। ठीक है। इनएडिक्वेट फिक्सेशन ऑफ वेज और वेजेस स्ट्रक्चर, इस केस में भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से। फिर है अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस। एम्प्लॉयज़ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, उनकी हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है। तो वहाँ से आपका क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है। एम्प्लॉयज़ काम करना नहीं चाहेंगे, वो इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम उठाएंगे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर असर पड़ेगा। इनडिसिप्लिन, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से ही गलती हो। इनडिसिप्लिन ऐसा भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो डिसिप्लिन नहीं है, टाइम से नहीं आते हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ये सभी क्या है, ये भी एक रीज़न हो सकता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस ख़राब होने का। नेक्स्ट है लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशंस स्किल ऑन द पार्ट ऑफ सुपरवाइजर्स एंड अदर मैनेजर्स। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशंस स्किल ऑन द पार्ट ऑफ सुपरवाइजर्स एंड अदर मैनेजर्स। मतलब ह्यूमन रिलेशंस स्किल्स ही अच्छी नहीं है। ठीक है। सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स के पार्ट पर, जिनको डील ही ह्यूमंस के साथ करना है, जिनका काम ही यही है कि उनको एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, और उनके ह्यूमन स्किल्स ही अच्छी नहीं है, ह्यूमन रिलेशंस स्किल्स ही अच्छी नहीं है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर फ़र्क पड़ेगा। अनड्यूली हैवी वर्कलोड, अब आप अपने एम्प्लॉयज़ को अनड्यूली ज़्यादा काम दे दोगे तो वो काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा काम अगर होता है तो एम्प्लॉयज़ के अंदर स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन भी होता है। ठीक है। एम्प्लॉयज़ के पास ड्यूरेशन तो उतना ही है उनकी जॉब का, और उसमें अनड्यूली ज़्यादा वर्कलोड्स होगा, उनका ऊपर ज़्यादा काम दे दिया जाएगा, तो स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है। फिर है इनएडिक्वेट वेलफेयर फैसिलिटीज़। एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, उनको प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो उन्हें मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो भी एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाई होते हैं वहाँ से और इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर डायरेक्टली असर पड़ता है। क्लियर है। ये तो हो गए बच्चों रीजंस कि किस वजह से, क्या वो रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस खराब होते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब है आपका इफेक्ट्स ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। हमने ऊपर पढ़ा रीजंस क्या रहते हैं, रीजंस क्या रहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ख़राब होने के। अब हम पढ़ेंगे जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस पुअर ख़राब होते हैं तो। ठीक है। देखो,
सबसे पहला है बच्चों मल्टीप्लायर इफेक्ट। सबसे पहला है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या कहता है? देखो, मल्टीप्लायर आपने बैंकिंग जब पढ़ी होगी तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। यहाँ पर कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है, देखिए। जो मॉडर्न इंडस्ट्री है और जो इकोनॉमी है वो आपस में इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। क्या मतलब है कहने का? जो, देखिए, जो इंडस्ट्री है और जो इकोनॉमी है वो आपस में क्या है बच्चों? इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। ठीक है, इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी चेंजेस इंडस्ट्री में होगा तो वो इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी में होगा तो इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा। मगर ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे है? मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे है, देखो। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस खराब हुए, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो उस वजह से क्या होगा? इंडस्ट्रीज में वर्कर्स जो अपनी प्रोडक्टिव फुल एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी से काम नहीं करेंगे। मान लीजिए अब कोई डिस्प्यूट्स भी हो गए, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो लेबर है, वर्कर्स हैं, उन्होंने तो प्रॉपर स्ट्राइक कर दिया, तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो हो सकता था वो भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्री की पूरी वर्किंग ही रुक गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की इनकम जो है वो एकदम कम हो गई। अब ये पूरी तरीके से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है इकोनॉमी पर। अगर इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा और इंडस्ट्री डाउनफॉल में जाएगी तो वो आपकी पूरी इकोनॉमी एज अ होल को भी अफेक्ट करेगी और इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं गिरेगी। अब इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी इंडस्ट्री दोनों ही इंटर रिलेटेड है, पहले तो इंडस्ट्री की वजह से इकोनॉमी में डाउनफॉल हुआ, मगर अब इकोनॉमी में जब चेंजेस हुए, इकोनॉमी जब हमारी गिरने लगी, तो उस वजह से फिर और डबल इफेक्ट पड़ा इंडस्ट्री पे और इंडस्ट्री और तेजी से क्या होने लगी? डाउनफॉल में जाने लगी। क्लियर है? इसलिए ये कहा गया है मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये। इंडस्ट्रीज की वजह से डाउनफॉल हुआ इकोनॉमी में भी, मगर वो और मल्टीप्लाई होकर दोबारा से इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ा। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है आपका? पहला है आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्लियर है? चलो, देखो लिखा भी हुआ है, द टोटल लॉस कॉस्ट ड्यू टू इट्स मल्टीप्लायर्स इफेक्ट ऑन द टोटल इकोनॉमी इज ऑलवेज ग्रेट, इज ऑलवेज ग्रेट। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है लो मोरल एंड मोटिवेशन। लो मोटिवेशन। अब देखो, हमने जितने भी कॉजेस पढ़े थे कि आपके एम्प्लॉयर्स का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ह्यूमन रिलेशंस स्किल्स अच्छी नहीं है, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है उनकी। तो जब ये सारी ही चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो एम्प्लॉयज़ को काम करने में मज़ा तो आएगा ही नहीं। और जब उनको काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, जब वो जॉब से अपनी सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो वो मोटिवेट होने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, वो एक लिमिट तक ही अपना अच्छा वर्क दे सकते हैं, अपना आउटपुट दे सकते हैं, मगर जब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मगर जब उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता है तो उनका मोरल डाउन होता है, जिससे अल्टीमेटली उनकी एफिशिएंसी भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, देखिए हमने अभी ऊपर इम्पोर्टेंस एक पढ़ी थी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, जिसमें ये पढ़ा था कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं तो वो चेंजेस इजीली अडॉप्ट करने के लिए, मतलब चेंजेस इजीली अडॉप्ट किए जा सकते हैं। मगर हम ये पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ पुअर रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे नहीं है तो इस केस में क्या होता है? एम्प्लॉयज़ जो है वो रेजिस्ट हो जाते हैं कि हम इन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अगर आपके रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो कॉपरेशंस नहीं होगा, हारमनी नहीं होगी। हारमनी नहीं होगी तो एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट हो जाते हैं। वो इनफैक्ट क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट्स और क्रिएट होते हैं कि वो उन चेंजेस को अडेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन एंड सोशल कॉस्ट। फ्रस्ट्रेशन एंड सोशल कॉस्ट। अब एक कॉज हमने पढ़ा था कि जब अनड्यूली हैवी वर्कलोड, ज़्यादा काम कराया जा रहा है, ठीक है, उनके साथ उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, उनकी सोशल नीड्स भी फुलफिल नहीं होती हैं, जब उनकी पर्सनल नीड्स फुलफिल नहीं होती हैं, जब उनको काम पर एक्स्ट्रा वर्कलोड्स दिया जाता है, ऊपर से जब काम नहीं कंप्लीट होता तो एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है एम्प्लॉयर्स का, मैनेजमेंट का, तो उस केस में एम्प्लॉयज़ में के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन होती है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है।
तो पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस टेक अ हैवी टोल ऑन टर्म्स ऑफ ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन, दे रिड्यूस कॉर्डियलिटी एंड एग्रेवेट सोशल टेंशन। वो क्या करते हैं, कॉर्डियलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब वो जो कितने अच्छे से जो काम कर सकते थे कॉर्डियली, ठीक है, कॉर्डियली क्या कहेंगे हम हिंदी में, कॉर्डियली मतलब आराम से कह लीजिए आप, मैं हिंदी में मुझे इसका वर्ड नहीं मिल रहा है, मगर जितना पहले से वो अच्छे अच्छे से काम करते थे वो उनका रिड्यूस हो जाएगा, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी ऐसा मान लीजिए, और उनकी सोशल टेंशन जो है वो एग्रावेट मतलब वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सोशल टेंशन फ्रस्ट्रेशन वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, क्लियर है ये, चलिए। तो ये सब क्या है आपके, ये हैं आपके इफेक्ट्स ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो वो बहुत एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है इंडस्ट्री पर भी एज वेल एज इकोनॉमी एज अ होल पर भी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन करके चलना। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन करते हैं जब, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, अब जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात की जाती है तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम जल्दी से देखेंगे कि एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को एक साथ लाना, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग उनको अच्छा करना। दूसरा, टू स्टैब्लिश अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर हायरार्की, एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अगर किसी को किसी तरीके की किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो किसको कहेगा, तो एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए कम्युनिकेशन का। उसके बाद टू एंश्योर कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं हम ये देखेंगे। ट्रेड यूनियंस बच्चों एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मिलके आपकी ट्रेड यूनियन बनाते हैं। ट्रेड यूनियन स्पेसिफिकली इसलिए ही काम करती है कि वर्कर्स की जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है, तो ट्रेड यूनियन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए, उसको इंश्योर करना कि हाँ उनकी जो वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो जो सजेशंस दे रहे हैं उनको माना जा रहा है। टू अवॉइड इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स, सबसे बड़ा सबसे मेन जो है, देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन के दो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें सब सम अप हो जाता है, एक है कॉपरेशन, ठीक है, और है एक है कॉरपोरेशन, सॉरी, एक है कॉरपोरेशन और दूसरा है आपका दूसरा है आपका सॉरी कन्फ्लिक्ट, ठीक है, दूसरा है आपका रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, कंट्रोल कन्फ्लिक्ट्स, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कोऑपरेशन कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लियर है ये वाली बात, तो मेन जो दो ऑब्जेक्टिव हैं वो यही है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल रखना, कन्फ्लिक्ट्स ना हो इस चीज़ को इंश्योर करना, और सब लोग हार्मनी में रहें, ठीक है, इंडस्ट्रियल पीस बना रहे उस चीज़ को इंश्योर करना। ये भी देखता है कि वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा, ये भी देखा जाता है टू वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखना और उसको इस्टेब्लिश करना, इस डायरेक्शन में ही काम हो रहा है क्योंकि वर्कर्स के पास भी प्रॉपर राइट्स होने चाहिए। टू एंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को एंश्योर करना कि हाँ मैनेजमेंट में वर्कर्स सिर्फ उनका काम नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉपर वो नॉलेज, उनको प्रॉपर इतना राइट दिया गया है कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज मोरल एंड डिसिप्लिन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का डिसिप्लिन इंक्रीज करना और उनको मोटिवेट करना। बेटर कंडीशंस प्रोवाइड हो, वर्कर्स जो हैं वो बेटर कंडीशंस, अच्छी कंडीशंस में काम करें, लिविंग कंडीशंस उनको अच्छी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट, टू डेवलप एम्प्लॉयज़ टू अडेप्ट देमसेल्व्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, जो भी नए चेंजेस आते हैं एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से डेवलप की जाए कि वो उनको अडेप्ट करें। लास्ट है आपका टू मेक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और क्या ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कंट्रीब्यूट करना, ठीक है, क्लियर है। ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। क्लियर है ये बात बिल्कुल। अब आज बस लास्ट ये और पढ़ लेते हैं कि स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस अगर रिलेशंस पढ़ती है तो उसका स्कोप क्या है, किस किस का रिलेशन वो पढ़ती है, ठीक है। स्कोप का मतलब ही यही होता है कि विद इन लिमिट, आप एक लिमिट जान लीजिए कि कहाँ तक उसकी लिमिट है, ठीक है। जब हम कहते हैं ना ब्रॉडर स्कोप है इसका, तो कहा जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सब पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंडर आ जाते हैं। तो स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का,
देखो, इंडस्ट्री देखो सबसे पहले तो एक सोशल वर्ल्ड है, सोशल वर्ल्ड इन मिनिएचर, वेयर एन एसोसिएशन ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल लाइक एम्प्लॉयर्स, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजरी पर्सनल, वर्कमैन इंटरैक्ट एंड क्रिएट अ रिलेशनशिप। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग पीपल, अलग अलग एसोसिएशन, वेराइटी ऑफ पीपल आते हैं, जैसे एम्प्लॉयर्स, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजरी पर्सनल, वर्कमैन, एक जगह आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्रिएट करते हैं। क्लियर है? देखो, द एसोसिएशन ऑफ पीपल नॉट ओनली इन्फ्लुएंस लेबर रिलेशन, ये जब एक साथ सब मिलते हैं तो सिर्फ लेबर रिलेशंस को ही अफेक्ट नहीं करते, वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मोरल लाइफ्स, जो पूरी कम्युनिटी की जो मोरल लाइफ्स हैं उसको भी अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। क्लियर है? क्योंकि सब आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। In other words, industrial life creates a series of social relationships which regulate the relation and working of a wide variety of people, either directly or indirectly or इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन वाइड वेराइटी ऑफ पीपल को इंक्लूड करता है, या हो सकता है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हों, हो सकता है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हों, या दोनों ही तरीकों से इफेक्ट कर रहे हों। इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर देयरफॉर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ, इंडस्ट्रियल लाइफ का ही पार्ट है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। अब देखेंगे हम मेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या क्या इंक्लूड करते हैं। लेबर रिलेशंस, ठीक है, लेबर रिलेशंस में आपका क्या आ जाता है, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट, यूनियन के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे लेबर रिलेशंस कहते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है, नाम से ही समझ में आ रहा है, उसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन कहते हैं। ग्रुप रिलेशन, मतलब जब वेरियस ग्रुप्स जो हैं वर्कमैन के, उसके साथ जो रिलेशन होता है उनके बीच में, उसे ग्रुप रिलेशन कहा जाता है। और कम्युनिटी या फिर पब्लिक रिलेशन, कम्युनिटी या फिर पब्लिक रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, सोसाइटी के साथ जो रिलेशन है उसे कम्युनिटी और पब्लिक ग्रुप रिलेशन कहा जाता है। अब देखो, एक तरीके से आप कह सकते हो, जब वाइडर फॉर्म में पूछा जाए तो ये लास्ट के दो आपके स्कोप इंक्लूड हो भी सकते हैं, मगर मगर कहा जाता है कि द लास्ट टू जनरली डू नॉट फॉल अंडर परव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जो ग्रुप रिलेशन और कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशंस हैं वो जनरली इंडस्ट्रियल रिलेशन के परव्यू में फॉल नहीं करती हैं, बट फॉर्म पार्ट ऑफ द लार्जर डिसिप्लिन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के पार्ट में ही आती है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? क्या मैंने बताया ये याद रखना है कि ग्रुप रिलेशन और कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन के परव्यू में फॉल नहीं करती जनरली, ये आपके सोशियोलॉजी के लार्जर पार्ट ऑफ डिसिप्लिन में आती हैं। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल। अब देखिए, कुछ जनरल स्कोप देख लेते हैं कि क्या स्कोप है, क्या काम करती है ये। इट फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कलेक्टिव मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कलेक्टिव मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म वेयर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ इंटरैक्ट, जहाँ इंटरैक्ट करते हैं और डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करते हैं, लेबर रिलेशंस अच्छे हों, प्लस रोल ऑफ वेरियस पार्टीज़, अलग अलग जो पार्टीज़ हैं, एंड इंडस्ट्री इज़ नॉट मेयरली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप डायनेमिक्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, सिर्फ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच का ही रिलेशनशिप नहीं, जो बहुत सारी अलग अलग यूनियंस हैं उनके बीच का भी जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। क्लियर है? इन सभी को इंक्लूड करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इतना समझ में आया बच्चों आपको आज? ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया, हमने ये देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से इसका इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है, क्या मेन पार्टीज़ होती हैं, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस। ठीक है, उसके बाद मेन जो फीचर्स हैं, इंटरैक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन, मेन इसके दो फीचर हैं, मैकेनिज्म सेटअप करता है, इसके चार मेन फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियल जो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इफेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन, करेक्टर, मैथड्स एंड कंटेंट्स। क्लियर? उसके बाद हमने इसके पढ़े थे सिग्निफिकेंस, मतलब इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस को हमने अच्छे से समझा था। और उसके बाद हमने इसके पढ़े थे बच्चों कि पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्या कॉजेज होते हैं, किन वजहों से इंडस्ट्रियल रिलेशंस खराब हो सकते हैं, और अगर खराब हो जाते हैं तो उसके क्या इफेक्ट रहते हैं। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप क्या है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगाएंगे जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम
पक्के हो जाएं, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा याद रहे कि आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। देखिए, तो आइडेंटिफाई द मेजर एक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के मेजर एक्टर्स कौन से हैं इसमें से। एम्प्लॉयर्स बिल्कुल है, यूनियंस बिल्कुल है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट है या नहीं है, गवर्नमेंट है या नहीं है, गवर्नमेंट है। देखो, अभी मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है, अभी हम लोग डायग्राम को ऊपर देखा था हमने कि गवर्नमेंट भी क्या है, इसका एक मेजर एक्टर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसमें से कौन सा नॉर्मली इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। पहला है कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस मतलब कनेक्ट करके रखना, सबको कनेक्ट करके रखना, ठीक है। यूनियन है, एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वेरियस पार्टीज़ हैं, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो ये सही है। फिर कलेक्टिव विजडम। कलेक्टिव विजडम मतलब सबका एक साथ क्या होना, कलेक्टिवली इम्प्रूव करना। अब क्योंकि कनेक्टेडनेस है तो कलेक्टिवली विजडम, कलेक्टिवली इम्प्रूव भी करेंगे वो, ठीक है। और कलेक्टिवली इम्प्रूव कैसे करेंगे वो, कलेक्टिव विजडम के ज़रिए से, ठीक है। कलेक्टिव विजडम मतलब सभी लोगों का एक तरीके से नॉलेज एक साथ आती है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना, उसको प्रिवेंट करना, कन्फ्लिक्ट से स्ट्राइक्स ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करना। तो अब इसने हमसे पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो तीनों ही ऑब्जेक्टिव हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टीज, dash includes or dash refers to all types of relationship between all the parties concerned with industry। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सभी टाइप के रिलेशनशिप्स जो पार्टीज और इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिलेशन, जनरल रिलेशन, ऑल ऑफ दीज अबव, या इंडस्ट्रियल रिलेशन। सही आंसर है इसका इंडस्ट्रियल रिलेशंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, IR here stands for इंडस्ट्रियल रिलेशंस, डज नॉट इंक्लूड। स्कोप हमने पढ़ा था, लास्ट में हमने पढ़ा है कि स्कोप जो है वो क्या इंक्लूड नहीं करता इंडस्ट्रियल रिलेशन का। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, ये तो हमने पढ़ा ही है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन रिलेशन, ये भी इंक्लूड करता है। लेबर रिलेशन, ये हमने पढ़ा है। एम्प्लॉय एंड कस्टमर रिलेशन, ये आपने स्कोप में पढ़ा है, नहीं। एम्प्लॉय और कस्टमर रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप में नहीं आता है, ये याद रखना है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर। डोमिनेंट एस्पेक्ट्स जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के कौन से हैं। तो इन ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा, कॉपरेशन, कन्फ्लिक्ट, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। ये तो मैंने आपको आज की क्लास में काफ़ी बार हाईलाइट कर करके बताया है कि डोमिनेंट एस्पेक्ट्स क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन के, कॉपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट दोनों ही, मतलब बोथ ए एंड बी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसमें से कौन सा इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप में नहीं आता है। लेबर रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, ग्रुप रिलेशन, और नन ऑफ दीज। अब बताइए, ये सभी आते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं आता, क्या इसका सही आंसर होगा। अगर आपको याद हो तो हमने जब स्कोप पढ़े तो उसमें हमारे लास्ट दो स्कोप थे, एक था ग्रुप रिलेशंस और एक था आपका इन रिलेशंस विद सोसाइटी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लास्ट के दो हैं वो किस में आते हैं, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के परव्यू के अंडर फॉल नहीं करते, वो सोशियोलॉजी में वाइडर एस्पेक्ट्स में फॉल करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर। मेन एस्पेक्ट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्या हैं। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी मैनेजर एंड लेबर रिलेशन, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करना और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अवॉइड करना, बिल्कुल सही, मतलब कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी डाउट है और फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IR। इसमें से इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। टू सेफ गार्ड म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, बिल्कुल सही है, ये ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। टू रेज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, यस। टू अवॉइड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, स्ट्राइक्स को अवॉइड करना मतलब डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है।
इसने पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो बच्चों इसमें से नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज ऑन एनी इंडस्ट्रियल मैटर्स आर नोन एज। कोई भी डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में इंडस्ट्रियल मैटर्स के ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ह्यूमन रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशंस और ऑल ऑफ दीज। क्या सही आंसर होगा इसका? उसे कहते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन इंक्लूड। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एम्प्लॉय कंपेंसेशन, एम्प्लॉयज़ के कंपेंसेशन को देखना, वर्किंग कंडीशन को देखना, वर्किंग कंडीशन इंश्योर करना, रिकॉग्निशन एंड पार्टिसिपेशन। बच्चों ये सभी क्या हैं? ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, डी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अप्रोचेस पढ़ेंगे और फर्दर आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस रहा है इंडिया में वो कैसे रहा है वो हम देखेंगे पूरा, और नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।